नमस्कार दोस्तों, आज हम एक टेस्ट लगाएंगे इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर। आप लोगों का जितना भी आंसर सही होगा वो लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते चलना साथ साथ में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने, या ईपी ओडम ने, या चार्ल्स डार्विन ने, या अर्नेस्ट हैकल ने? आप लोगों को जो सही उत्तर लगे वो कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर मैं लास्ट में सही उत्तर बताऊंगा। इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, एजी टांसले। यहाँ पर दिया भी गया है कि 1935 में एजी टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था। और इसमें जो एक ऑप्शन था ईपीओडम, ईपीओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। और इकोलॉजी शब्द जो है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने ही दिया था। पारिस्थितिकी शब्द अगर आएगा तब आंसर अर्नेस्ट हैकल लगेगा, लेकिन अगर पारिस्थितिकी तंत्र आएगा, इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम दिया, तब होगा एजी टांसले ने। फिर से सुन लीजिए, अगर इकोसिस्टम शब्द आया तो यह शब्द सर्वप्रथम एजी टांसले ने दिया, लेकिन अगर इकोलॉजी शब्द आया मतलब पारिस्थितिकी शब्द, तो उसे अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? वन है, घास का मैदान है, धान का खेत है, या झील है? कृत्रिम रूप से जो है, तो पारिस्थितिकी तंत्र दो होते हैं, एक कृत्रिम रूप से और एक प्राकृतिक रूप से। तो इसमें कौन सा कृत्रिम रूप से उसे बताना है। वन हमारा जो है ये तो प्राकृतिक ही हुआ, घास का मैदान ये भी प्राकृतिक हुआ, झील भी प्राकृतिक हुआ, लेकिन धान का खेत जो है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? उत्पादक होगा, शाकाहारी होगा, मांसाहारी होगा, या अपघटक होगा? प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? आप लोगों को जो है सही आंसर लगे उसे कमेंट बॉक्स में लिखो। तब तक मैं इसके बारे में बताता हूँ। खाद्य श्रृंखला को कई आधारों में बांटा गया है, जैसे कि उत्पादक हुए, उत्पादक जो सीधे सूर्य की रोशनी प्राप्त करके अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हुए, ये जो हैं ये उत्पादक हुए। अब जो पेड़ पौधे को खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं, और जो शाकाहारी जीव को खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। तो शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, इसलिए इसका आंसर बी होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, उत्पादक पर लगा देते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता वो हुआ। वो उपभोक्ता नहीं हुआ, वो सूर्य से रोशनी प्राप्त किया और अपना भोजन खुद बनाया सूर्य से डायरेक्ट, तो उसे उत्पादक ही की श्रेणी में रखेंगे। और उत्पादक को जो खाएगा उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, और जो शाकाहारियों को जो खाएगा उसे द्वितीय उपभोक्ता यानी मांसाहारी कहेंगे। हमारा सॉल्यूशन भी दिया गया है कि हरे पौधे उत्पादक होते हैं। वह जीव जो सीधे पौधे को खाते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहते हैं, जैसे कि टिड्डा, हिरण, ये सारे हुए। और जो शाकाहारी जीव को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, यानी द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, या वायुमंडल? हमारे वायुमंडल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल,
उसके ऊपर वायुमंडल, फिर उसके ऊपर अंतरिक्ष आ जाता है। तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। और जो ओजोन परत होता है ये समताप मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में जो हमारी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादल बनना, बारिश होना, ये सारी क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, सबसे निचली परत है। उसके ऊपर समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है और समताप मंडल में ही वायुयान वगैरह चलती हैं। यहाँ दिया भी गया है कि ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है और यह धरातल से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? सही उत्तर बताइए। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बार गैस का रिसाव हो गया था, तो वही उस गैस का नाम बताना है कि वह कौन सी गैस थी। तो इसका आंसर होगा ये मिथाइल आइसोसाइनेट। यहाँ दिया भी गया है कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनिट कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक अत्यंत जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इससे काफ़ी भीषण औद्योगिक आपदा कहते हैं और इसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि फैक्ट्री का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो फैक्ट्री का भी नाम याद रखना। यूनिक कार्बाइड फैक्ट्री है जिसमें ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, केंद्रीय गृह मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है या पर्यावरण एवं वन मंत्री होता है? सही उत्तर बताइए। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर 3 स्तर में बांटा गया है। अगर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आता है तब उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। अगर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आता है तो उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। और अगर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आता है तो उसका अध्यक्ष उस जिले का डीएम होगा। तो ये तीनों बातें याद रखना। अगर राष्ट्रीय आया तो वहाँ पर प्रधानमंत्री हो जाएगा, अगर राज्य आया तो वहाँ पर मुख्यमंत्री आए, और अगर जिला हो गया तो वहाँ पर डीएम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ओजोन परत से, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से, मरुस्थलीकरण को रोकने से या आर्द्र भूमि के संरक्षण से? क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए की गई थी। और यहाँ पर ओजोन परत संरक्षण का अगर दिया गया है तो इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1987 में हुआ था, जिसमें कहा गया कि ओजोन परत के संरक्षण के बारे में बात की गई थी। और अगर आर्द्रभूमि संरक्षण की बात किया जाए तो 1971 में ईरान में रामसर नामक स्थान पर आर्द्रभूमि पर जो बात की गई थी कि आर्द्रभूमि को कैसे संरक्षण किया जाए, वो ईरान में हुआ था। और इसका आंसर होगा बी। यहाँ पर कहा भी गया कि 1997 में क्योटो में, जापान का क्योटो एक शहर है जी, उसी के नाम पर इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल पड़ा है। और ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 और CH4 होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा धीरे धीरे आने वाली आपदा है? जैसे कुछ आपदाएं होती हैं जो बहुत तेज़ी से अचानक आती हैं और कुछ आपदाएं होती हैं जो धीरे धीरे आती हैं। तो इनमें कौन सी आपदा है जो धीरे धीरे आती है? भूकंप हुआ, सुनामी हुआ, सूखा हुआ या बादलों का फटना हुआ?
भूकंप जो है ये अचानक आएगा, बताकर तो आएगा नहीं। सुनामी आएगी, ये भी अचानक आएगी। बादल भी फटेगा, ये भी अचानक फटेगा। लेकिन सूखा जो है ये अचानक नहीं आता है, ये धीरे धीरे एक मौसम परिवर्तन से के कारण बहुत धीरे धीरे पहले से होता शुरुआत हो जाती है इसकी। सूखा एक मंद गति से धीरे धीरे आने वाली आपदा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? WWF या IUCN या UNEP या WMIT? रेड डाटा बुक की बात करें तो इसमें जो जीव जंतु या पेड़ पौधे जो हैं ये विलुप्त प्राय स्थिति में हैं, जो खत्म होने वाले हैं या खत्म हो चुके हैं, उसी को रेड डाटा बुक में लिखा जाता है या उसके बारे में बताया जाता है। और यह कार्य IUCN करता है। IUCN नामक एक संस्था है, वही रेड डाटा बुक जारी करता है। यहाँ पर दिया भी गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN या विलुप्त प्राय और संकटग्रस्त पौधे और जीव जंतु के सूची एक बनाता है, उसी में यह दर्ज करता है ताकि उसके संरक्षण के प्रयास किया जा सके। अगर जो खत्म होने वाला है तो उसे इस सूची में डाल दिया जाता है ताकि इसको बचाने का प्रयास पूरा किया जा सके। भारत के किस तटीय राज्य में चक्रवात आने की आवृत्ति सबसे अधिक होगी? उड़ीसा में होगी, केरल में होगी, गोवा में होगी या महाराष्ट्र में होगी? मतलब जो भारत में तटीय जितने राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा मतलब सबसे भयंकर या अत्यधिक तेज आवृत्ति वाला चक्रवात कहाँ पर आता है? उड़ीसा में आता है, केरल में आता है, गोवा में आता है या महाराष्ट्र में आता है? इसका आंसर होगा ए, उड़ीसा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हमारे बहुत ही भीषण चक्रवात आते हैं। या बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो चक्रवात है यह हमारे पूर्वी तट पर अत्यधिक संवेदनशील है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य में सर्वाधिक चक्रवात आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है या 22 मई को मनाया जाता है या 22 अप्रैल को मनाया जाता है या 16 सितंबर को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी नंबर, 22 मई। 22 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को यहाँ दिया गया है पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 16 सितंबर को ओजोन दिवस। रिंग ऑफ फायर किस महासागर के चारों ओर का क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक भूकंप आता है? इसका विकल्प है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। किसमें है? रिंग ऑफ फायर एक एरिया है जिसमें बहुत भूकंप आता है। यह क्षेत्र किस महासागर में पड़ता है? तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित विवर्तनिकी प्लेटों की सीमाओं पर स्थित रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। दुनिया के लगभग 75% से अधिक ज्वालामुखी और 90% से अधिक भूकंप यहीं पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण है? ओजोन है, पैन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या स्मॉग है? प्रदूषण 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक प्रदूषण होते हैं, एक द्वितीय प्रदूषण होते हैं। तो इसमें हमें पूछा है कि प्राथमिक प्रदूषण कौन सा है? तो इसका आंसर सी होगा, CO2। ओजोन, पैन और स्मॉग ये सब द्वितीय प्रदूषक में आते हैं।
प्राथमिक प्रदूषक वह होते हैं जो सीधे उत्सर्जित होते हैं। जैसे वहाँ यहाँ पर दिया गया है कि प्राथमिक प्रदूषक वह होते हैं जो सीधे स्रोत या वाहनों या फैक्ट्रियों की चिमनियों से उत्सर्जित होते हैं। ये साधनों से भी जो डायरेक्ट प्रदूषण होता है, ये सब प्राथमिक प्रदूषण में आते हैं। जैसे CO2 हुआ या SO2 हुआ, CO हुआ, ये सब प्राथमिक प्रदूषण हैं। द्वितीय प्रदूषण वह हुए जो प्राथमिक प्रदूषण से क्रिया करते हैं या प्राथमिक प्रदूषण के द्वारा के सहयोग से उत्पन्न होते हैं, उन्हें द्वितीय प्रदूषक कहते हैं। ये वायुमंडल में बनते हैं, जैसे ओजोन और पैन हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2002 में, 2005 में, 2009 में, 2012 में? इसका आंसर हुआ 2005। भारत में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में पारित हुआ। 2004 में उड़ीसा में बहुत भीषण आपदा आई थी। तब वो देखते हुए भारत सरकार ने 2005 में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का गठन किया था। पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? चार्ल्स एटन ने, रेमंड लिंडमैन ने, E.P. ओडम में या वार्मिंग ने? इसका आंसर ए होगा, चार्ल्स एटन। पारिस्थितिक पिरामिड, एक पिरामिड बनाई जाती है। कुछ पिरामिड होती हैं जो सीधा होती हैं, कुछ पिरामिड होती हैं जो उल्टा होती हैं। ऐसे ही बनाया गया था, इसे कई खंडों में विभाजित किया गया था। तो ये पिरामिड जो दिया था, ये चार्ल्स एटन ने दिया था। लिंडमैन ने क्या दिया था? लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था, 10% ऊर्जा का नियम की अगर जो प्राथमिक उपभोक्ता जितने ऊर्जा है उसके पास, उसका 10% ऊर्जा ही द्वितीय उपभोक्ता में जाएगा। बाकी जो 90% है वो श्वसन क्रिया में, बाकी क्रियाओं में चला जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो अगर पेड़ पौधे को किसी गाय ने या बकरी ने खाया तो पेड़ पौधे की जितनी एनर्जी है उसका 10% एनर्जी ही गाय बकरी को मिलेगी। और अगर गाय बकरी को किसी शेर ने खाया तो उस गाय या बकरी का 10% एनर्जी ही शेर में हस्तांतरित होगी। तो यह जो नियम है ये रेमंड लिंडमैन ने दिया था। और इसमें एक ऑप्शन और है, E.P. ओडम। E.P. ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। यहाँ पर दिया भी गया है कि 1927 में चार्ल्स एटन द्वारा पारिस्थितिकी की पिरामिड की अवधारणा दी गई थी। यह पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तर पर जीवों की संख्या, जैवभार या ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? चीनी भाषा से लिया गया है या जापानी भाषा से लिया गया है या लैटिन भाषा से लिया गया है या ग्रीक भाषा से लिया गया? इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, जापानी भाषा से। सुनामी शब्द है जो जापानी भाषा से आया था। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाही लहरें। जापान में सुनामी को बंदरगाही लहरें कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1972 में या 1980 में या 1986 में या डी नंबर का होगा 1992 में? कौन सा सही उत्तर होगा? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। 1980 में क्या हुआ था? वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। 1986 में क्या हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था।
1992 में किया हुआ था, हाथी संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। यहाँ पर दिया भी गया है कि वन्य जीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यूट्रोफिकेशन सुपोषण के कारण जलाशयों में किसकी मात्रा तेजी से कम हो जाती है? अगर यूट्रोफिकेशन यानी सुपोषण अगर जलाशय में या पानी में बढ़ता है तो किसकी मात्रा सबसे पहले कम होगी? घुली हुई ऑक्सीजन का, या नाइट्रोजन का, या लवणता का, या कार्बन डाइऑक्साइड का? सही उत्तर आप लोग बताइए। इसका उत्तर होगा आंसर नंबर 1, घुली हुई ऑक्सीजन का। अगर यूट्रोफिकेशन यानी सुपोषण अगर बढ़ेगा तो उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन जो होगी उसकी मात्रा सबसे पहले कमी आएगी। यहाँ पर दिया गया है कि जलाशयों में पोषक तत्वों जैसे फास्फेट और नाइट्रेट की अधिकता के कारण शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और जिसे शैवाल प्रपुष्टन कहते हैं। इसके सड़ने से घुली हुई ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है जिससे जलीय जीव मरने लगते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, या कोलकाता में है, या नई दिल्ली में है, या देहरादून में है? इसका आंसर होगा सी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय जो है ये हमारे नई दिल्ली में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। लिंडमैन का 10% नियम है या किससे संबंधित है? अब तो आप लोग इसे बता ही देंगे। जनसंख्या वृद्धि से है, या ऊर्जा की एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से है, या जल प्रदूषण से है, या मरुस्थलीकरण से है? तो इसका आंसर होगा बी, ऊर्जा के एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक में स्थानांतरण से। इस नियम को रेमंड लिंडमैन ने 1942 में दिया था। इसमें 10% ऊर्जा स्थानांतरण होती है, जबकि जो 90% ऊर्जा होती है ये श्वसन या अन्य जैविक क्रियाओं में ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। तो हमारे ये आज के रहे 20 क्वेश्चन। इसमें आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही गया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।